गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मैट्रिक्स क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपने लास्ट क्लास के अंदर अमीबा के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। उसमें आपको अमीबा है, अमीबा का जो क्लासिफिकेशन है, उसकी स्पीसीज है, बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना है, उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज जो अमीबा है उसके अंदर जो सुडोपोडिया है, जो गमनांग होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि उसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सिद्धांत दिए कि अमीबा में जो गमनांग होते हैं, सुडोपोडिया, कूटपाद होते हैं, वो किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं। आइए हम देखते हैं। जो अमीबा एनिमल्स होता है ये एककोशिकीय होता है। इसमें जो गमनांग होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन सुडोपोडिया होता है, कूटपाद, सुडोपोडिया। लास्ट क्लास में बताते हैं कि सुडोपोडिया क्या है। सुडोपोडिया है जो जीवद्रव्य कला है, जीवद्रव्य कला के द्वारा निर्मित एक अस्थायी प्रवर्ध है, एक अस्थायी संरचना होती है जो ब्लंट होती है, कुंद होती है और अंगुलीनुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमने अमीबा की ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके अंदर जैसे आपको संरचना दिखाई दे रही है, यह है सुडोपोडिया जो ब्लंट होती है, बूटी होती है, अंगुलों के समान संरचना होती है। जो अमीबा एककोशिकीय प्राणी होता है उसके अंदर सुडोपोडिया का कल वर्ग बताया था कि सुडोपोडिया क्या काम करता है। पहला काम होता है कि अमीबा अपने भोजन के लिए जो गमन करता है, गमन के लिए जो आवश्यक ऑर्गन होता है वो होता है कूटपाद। इसके अलावा जो कूटपाद है, गमन करने साथ में भोजन ग्रहण करने, दो इसके वर्ग होते हैं। इस कूटपाद या सुडोपोडिया के निर्माण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रतिपादित किए, लेकिन यहाँ अपन जो सर्वमान्य, जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया जो मत है, वही जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही चीज देखेंगे। जैसे कूटपाद सुडोपोडिया के निर्माण के लिए सबसे पहले सुडोपोडिया जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके लिए बताया कि जब अमीबा किसी आधार के संपर्क में आता है, सबसे पहले जो अमीबा होता है उसकी जो जीवद्रव्य कला है वो किसी आधार के संपर्क में आती है, तो ये आधार के संपर्क में आने के लिए इसके लिए जो आयन आवश्यक होते हैं वो एक तो होता है कैल्शियम, एक होता है पोटेशियम और एक होता है मैग्नीशियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमीबा है वो किसी आधार से स्थापित होने के लिए अपनी जो जीवद्रव्य कला जब आधार के संपर्क में लाता है तो उसके लिए कौन सी आयन आवश्यक है, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तीन आयन नेसेसरी होते हैं अमीबा को किसी आधार से चिपकाने के लिए। तो अमीबा के लिए जो सर्वमान्य सुडोपोडिया कूटपाद निर्माण के लिए जो सिद्धांत दिया गया वो है सोल जेल सिद्धांत। सोल जेल सिद्धांत, वैसे सिद्धांत बहुत सारे दिए गए, लेकिन जो सर्वमान्य है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो चीज देखेंगे यहाँ पे, जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो है सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी लास्ट क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोल और जेल होती क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि जो अमीबा होता है इसके अंदर जो जीवद्रव्य होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। बाहर जो परिधि की तरफ होता है उसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर भीतरी क्षेत्र में होता है वो होता है एंडोप्लाज्म। फिर इसका जो एंडोप्लाज्म होता है इसको भी मास्ट नामक वैज्ञानिक ने दो भागों में डिवाइड करके बताया। मास्ट नामक वैज्ञानिक ने दो भागों में डिवाइड करके बताया। एंडोप्लाज्म का जो परिधीय क्षेत्र होता है, परिधीय भाग होता है, इसको बोलते हैं जेल बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं जेल, और जो आंतरिक भाग होता है उसे बोलते हैं सोल। इस प्रकार ये एंडोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, जेल और सोल। इनके अंदर जब चेंजेज होगा, इनमें जब परिवर्तन होगा तभी कूटपाद का निर्माण होगा। जैसे सोल बात करते हैं अपन कि जो सोल जेल सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, हाइमन ने। हाइमन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सोल जेल सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो किया हाइमन ने। और इस सिद्धांत का जो समर्थन है, इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो दो वैज्ञानिक थे, एक था पेंटिन
और एक था मास्ट। तो सोल जेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? हाइमन ने। और इसका समर्थन किसने किया? पेंटिन व मास्ट ने। अच्छा क्वेश्चन बनता है, सिद्धांत का प्रतिपादन हाइमन ने, समर्थन पेंटिन और मास्ट ने। ये सिद्धांत क्या बोलता है? इस सिद्धांत के अनुसार जब अमीबा का जो जीव द्रव्य कला है वो किसी आधार के संपर्क में आता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसका जो प्लाज्मा सोल वाला भाग है, सोल वाला भाग कौन सा था? एंडोप्लाज्म का अंदर वाला भाग, और जेल वाला भाग था एंडोप्लाज्म का परिधीय भाग। सोल वाला भाग था, ये थोड़ा सॉलिड था, गाढ़ा था, ये थोड़ा लिक्विड था। अब क्या होगा, जब अमीबा किसी आधार के संपर्क में आएगा, आधार के संपर्क में आने से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। इसके आधारी भाग के जेल वाले भाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन होने से ये जो जेल वाला भाग है ये कमजोर हो जाता है। जेल वाला भाग क्या हो जाता है? कमजोर। इस भाग के कमजोर हो जाने के कारण ये सोल वाला भाग है, ये सोल क्या करता है? इसके ऊपर प्रेशर डालता है, इसके ऊपर दबाव डालता है और आगे की तरफ बहने लगता है। माने कि ये अमीबा है, इस अमीबा में ये एक्टोप्लाज्म है परिधि की तरफ, ये एंडोप्लाज्म है। इस एंडोप्लाज्म क्या होता है, इस जब भी ये आधार के संपर्क में ऐसे आएगा तो इसमें क्या होगा, आधार के संपर्क में जैसे जीवद्रव्य कला आएगी, इसके जेल वाले भाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन होने से ये भाग क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाने से इसका जो सोल वाला भाग है, भीतरी भाग, ये दबाव डाल के आगे की तरफ प्रेस होगा, आगे की तरफ भी बहने लग जाएगा। तो ये जेल से आगे की तरफ इस प्रकार फ्लो होके प्रेशर डाल के आगे की तरफ निकलेगा। जब इसमें क्या होता है कि सोल जेल में, इसमें एक प्रोसेस होती है, सोल हो जाता है कन्वर्ट किसमें? जेल के अंदर सोल हो जाता है जेल में। जब सोल जेल में कन्वर्ट होगा तो इसे बोलेंगे जेलीकरण, जेलीकरण। अब जेलीकरण होगा, दबाव डाला जाएगा, फिर जो जेल वाला भाग है जिसे सूडोपोडिया, अब आगे की तरफ प्रेस होगा तो जीवद्रव्य कला आगे की तरफ मुंह करेगी, जिससे ये इस पे प्रेस डालेंगे तो आगे की तरफ मुंह करेगी, जिससे ये कुंदनुमा, अंगुलीनुमा संरचना के रूप में ये दबाव डालने से बाहर की तरफ मुंह होगा ये पार्ट। अब क्या होगा कि इस सूडोपोडिया ये नलिकाकार ट्यूबलाकार कूटपाद बन जाता है। एक कूटपाद के निर्माण के लिए अतिरिक्त सोल की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा सोल चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि जो जेल वाला भाग है ये फिर से सोल वाले भाग में कन्वर्ट होगा, जिसे बोलते हैं सोलिनेशन। इस प्रकार सोल व जेल के अंदर क्या होगा, अंतः परिवर्तन होगा, जिसके कारण नलिकाकार सूडोपोडिया का निर्माण होगा। मीन्स सोल जेल थ्योरी क्या बोलती है कि सोल और जेल इन दोनों भागों में जब चेंजेस होगा, इनमें आपस में जब इंटरचेंजेस होगा, तब जाके सूडोपोडिया का निर्माण होगा। इसमें दो क्रिया होती है, एक जेलिनेशन की और एक सोलिनेशन की। जेलिनेशन की क्रिया कब होगी? जब सोल भाग जेल में चेंजेस होगा तो इसे बोलते हैं जेलिनेशन, जेलीकरण। अब जब जेल भाग सोल में कन्वर्ट होगा तो इसे बोलेंगे सोलिनेशन, सोलिनीकरण। इस प्रकार इन दोनों प्रोसेस इंटरचेंजेस के कारण सूडोपोडिया का निर्माण होता है। इस प्रकार सोल जेल सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। बस आपको ये लर्न करना है क्योंकि ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। अब बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अमीबा है, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा एक ओमनिवोरस प्राणी है। ओमनिवोरस बताया था, सर्वाहारी, ओमनिवोरस, ये सर्वाहारी है।
एक होलोजोइक प्राणी है, होलोजोइक प्राणी संभोजी मतलब कंप्लीट एनिमल को ये अपने सूडोपोडिया की सहायता से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसे बोलते हैं होलोजोइक। होलो होता है कंप्लीट, जोइक होता है एनिमल। वैसे इसका मेन जो फूड होता है वो क्या होता है? डायटम्स होते हैं, शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, मर्द कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार अमीबा एक सर्वाहारी एनिमल है। बात करते हैं कि जो अमीबा है इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण भोजन किस प्रकार इंजेक्ट करता है? अमीबा अपने शरीर की किसी भी सतह के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण कर सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जल के गमन करने के लिए सूडोपोडिया होते हैं और अपने शरीर की किसी भी सतह के द्वारा ये भोजन को ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोजन का जो इंजेक्शन करने के पश्चात भोजन कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर। फूड वैक्यूल्स खाद्य रिक्तिकाएं या खाद्य धानियों में। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि खाद्य धानियों में जो भोजन का माध्यम होता है पहले कैसा होता है? अम्लीय। पहले होता है अम्लीय, एसिडिक। इससे पहले अपन बात करते हैं कि जो अमीबा है इसमें भोजन का पाचन किस प्रकार का होता है या पाचन के बेस पर अमीबा किस प्रकार का प्राणी है? अंतःकोशिकीय। अमीबा में जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय खाद्य धानी में होता है, इंट्रासेलुलर टाइप का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का? अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य धानियों में, फूड वैक्यूल्स के अंदर। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खाद्य धानियों में अमीबा के अंदर भोजन का माध्यम पहले होता है कैसा? अम्लीय। पहले होता है अम्लीय। जब इसके साथ लाइसोजाइम लाइसोसोम से स्रावित जो लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक जो पाचक एंजाइम लास्ट क्लास के अंदर इसकी स्ट्रक्चर अपनी इंटरनल पढ़ी थी। उसके अंदर जो खाद्य धानियां थी उन खाद्य धानियों के चारों तरफ क्या पाए जा रहे थे? लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? इस खाद्य धानी में जो फूड है, भोजन है, उसका पाचन करने में हेल्प करते हैं। भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा ये होता है। तो भोजन का माध्यम पहले अम्लीय होता है। जब लाइसोसोम्स के द्वारा सीक्रेटेड जो डाइजेस्टिव एंजाइम जब इसके साथ फ्री मुक्त हो जाते हैं या साथ हो जाते हैं, संलग्नित हो जाते हैं, तब भोजन का माध्यम हो जाता है क्षारीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमीबा के अंदर भोजन का माध्यम पहले होता है अम्लीय और फिर होता है क्षारीय। आपको ऑप्शन के अंदर ऐसे मिल सकता है पहले क्षारीय फिर अम्लीय, या ऐसे मिल सकता है केवल अम्लीय या केवल क्षारीय। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन करना आपको पहले भोजन का माध्यम होता है एसिडिक, अम्लीय और फिर होता है क्षारीय। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो अमीबा होता है इसमें ओस्मो रेगुलेशन, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। ये परासरण नियमन या जल नियमन क्या होता है, किसे बोलेंगे? कि जो अमीबा होता है इसमें जो जल का नियमन है, जो जल का रेगुलेशन है, मीन्स अमीबा में जो वाटर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उस अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालना और जल की मात्रा को नियंत्रित या उसका नियमन करना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। इस परासरण नियमन के लिए, जल के संतुलन के लिए
अमीबा में कौन सी संरचना पाई जाती है? सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते संकुचनशील धमनियां, संकुचनशील धमनियां। ये संकुचित धमनियां लास्ट क्लास में जब इंटरनल स्ट्रक्चर अमीबा की पढ़ी थी तो उसमें जो सीवी की स्ट्रक्चर बनाई थी उसके बारे में बताया था कि सीवी क्या है। सीवी एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, एक अस्थायी संरचना है। ये अस्थायी संरचना जो अमीबा फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में पाया जाता है उसी में सीवी पाई जाती है। स्वच्छ जल में सीवी बनती है और जो लवणीय जल है, जो साल्टी जल है जिसमें नमक की मात्रा है, उसमें सीवी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार सीवी क्या है? एक अस्थायी संरचना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से कि अमीबा के अंदर जल का नियमन या अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसमें सहायक अंग है, वो है सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचित धमनियां। ये कैसी संरचना है? अस्थायी संरचना है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यदि स्वच्छ जल के अमीबा को, यदि स्वच्छ जल के अमीबा को लवणीय जल में डाल दिया जाए, उसने ध्यान से सुना कि जो अमीबा होता है ये यदि स्वच्छ जल में है, यदि इसको लवणीय जल में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? स्वच्छ जल में क्या थी? इसमें सीवी थी और लवणीय जल में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लवणीय जल में जो अमीबा है यदि उसे स्वच्छ जल में डाला जाए तो क्या होगा? सीवी अपीयर हो जाती है, सीवी प्रकट हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि अमीबा को स्वच्छ जल से लवणीय जल में डाला जाए तो क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन मिलेगा लवणीय जल में डाला जाए तो जो सीवी स्वच्छ जल में जब अमीबा था तो उसमें क्या थी? संकुचनशील धमनियां थी। लेकिन जब फ्रेश वाटर, सोल्टी वाटर के अंदर लवणीय जल में इसको डाला जाएगा तो ये सीवी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। यदि अमीबा को लवणीय जल मीन्स बता सकते हैं कि समुद्र से यदि तालाबों के अंदर या स्वच्छ जल में डाला जाएगा तो क्या होगा कि जो सीवी है वो पुनः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं सीवी के। सीवी किस प्रकार ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है आइए अपन देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर जो संरचना पढ़ी थी कि अमीबा का जो पश्चिम भाग होता है, अमीबा का जो पश्चिम भाग होता है उसमें एक सीवी पाई जा रही थी यूरोइड्स भाग की तरफ। उस सीवी के चारों तरफ छोटी छोटी, वैसे सीवी की चारों तरफ क्या पाए जा रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा के लिए आवश्यक है, और उसके चारों तरफ छोटी छोटी वाटर वैक्यूल्स पाई जाती है। देखो एक अमीबा में एक ही सीवी पाई जाती है लेकिन वाटर वैक्यूल्स है ये अनेक पाई जाती है। जलधानियां, ये क्या है? जलधानियां। अमीबा में क्या होगा कि जब सीवी में, जब बॉडी में, अमीबा के बॉडी के अंदर जब पानी जब अंदर की तरफ इंजेक्ट किया जाएगा उस कंडीशन में सीवी के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी और जो खाद्य जलधानियां है ये जलधानियां सीवी के चारों तरफ इकट्ठी हो जाने से ये सीवी की साइज बढ़ जाती है और ये सीवी अमीबा की सतह पे आके क्या हो जाती है? फट जाती है। अमीबा की सतह पर आकर फट जाने से अमीबा के अंदर जो अतिरिक्त जल है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं सिस्टोल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखो आप। एक होता है सिस्टोल और एक प्रोसेस होती है डायस्टोल। डायस्टोल, अभी सिस्टोल डायस्टोल है क्या? अभी मैंने बताया कि जो सीवी कहाँ पाई जा रही है? अमीबा के पश्चिम भाग की तरफ। इस सीवी के चारों तरफ छोटी छोटी जलधानियां पाई जाती है। अमीबा के अंदर, सीवी के अंदर अतिरिक्त जल आ जाता है, उसके चारों तरफ ये जलधानियां इकट्ठी होने से इस सीवी का आकार होता है जो बढ़ जाता है। अब ये सीवी अमीबा की सतह पे आके ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है।
फट जाने से जल को बाहर त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं सिस्टोल। इसे क्या बोलते हैं? सिस्टोल। अब फट जाने के पश्चात सीवी वापिस बनना स्टार्ट हो जाती है और वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, पुनः उसके अंदर पानी भर जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं डायस्टोल। इस क्रिया क्या बोलते हैं? डायस्टोल। तो ये दोनों क्रम आपको ध्यान रखनी है, सिस्टोल, डायस्टोल। सिस्टोल सतह पे आके फटना, अतिरिक्त जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल। और फिर से सीवी का बनना, उसी में जल का ग्रहण करना क्या कहलाता है? डायस्टोल। इस प्रकार यहाँ सीवी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सीवी संख्या में 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीवी किस टाइप के पानी में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन कि सीवी में 2 प्रोसेस होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल किसे बोलेंगे और डायस्टोल किसे कहते हैं। इस प्रकार ऑस्मो रेगुलेशन से यहाँ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि अमीबा। अमीबा के अंदर पाचन, डाइजेशन, देखा था कि अमीबा के अंदर जो पाचन होता है अंतःकोशिकीय होता है। अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। अंतःकोशिकीय, इंट्रासेलुलर टाइप का। अब जो अमीबा में पाचन किसमें होता है? खाद्य धानियों में। खाद्य धानियों में, फूड वेक्यूल्स में। फूड वेक्यूल्स में होता है। इन फूड वेक्यूल्स के अंदर भोजन का क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। भोजन का डाइजेशन, पाचन हो जाता है। पाचन के पश्चात जो डाइजेस्टिव फूड है, ये अमीबा के जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है, उसमें चक्रण गति के द्वारा, उसमें चक्रण गति के द्वारा ये पूरे अमीबा के जीव द्रव में, कोशिका द्रव में फैल जाता है। इस प्रकार अमीबा में पाचन की क्रिया होती है। अमीबा में बात करते हैं श्वसन की, रेस्पिरेशन। अमीबा अकोशिकीय प्राणी है। इसमें श्वसन के लिए अपनी तरह कोई ऑर्गन्स नहीं होता है, केवल एक सिंगल सेल जीवन की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न करती है। अमीबा होता है इसमें श्वसन, शरीर की सामान्य सतह जिसे बोला था जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। अमीबा में श्वसन जीव द्रव्य कला या बोल सकते हैं शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण विधि द्वारा गैसों का विनिमय होता है। विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। O2 है CO2। से क्वेश्चन पूछे कि अमीबा में श्वसन अंग होता है? कोई श्वसन अंग नहीं होता है, केवल शरीर की सामान्य सतह या जीव द्रव्य कला की सहायता से विसरण विधि के द्वारा, यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा O2 व CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है। बात करते हैं अमीबा में उत्सर्जन की। अमीबा में जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किसे बोलेंगे? शरीर से जो अपचित भोजन है इसको बाहर त्यागने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसे बोलेंगे उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। अमीबा में जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वो भी शरीर की सामान्य सतह या जीव द्रव्य कला की सहायता से होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है अमीबा उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है तो अमीबा जल में रहता है। जल में जो प्राणी रहते हैं वो किसका त्याग करते हैं? अमोनिया का। जो अमोनिया का त्याग करते हैं वो प्राणी क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अमीबा उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? अमोनोटेलिक। क्योंकि अमीबा किसका त्याग करता है जल में? अमोनिया का। इस कारण इसे क्या बोल दिया? अमोनोटेलिक। इस अमोनिया का उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन इसकी
अमीबा में जनन। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? अमीबा अकोशिकीय प्राणी है। इसमें जो जनन होता है वो एक विधि के द्वारा ही होता है। वो विधि है अलैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन। अमीबा में जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है, एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। अब जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक विधि होती है, उसमें कौन कौन सी विधियां होती है? जिसमें फर्स्ट विधि अपन पढ़ेंगे द्विविभाजन, द्विविभाजन। सेकंड विधि पढ़ेंगे अपन सेकंड विधि पढ़ेंगे बहुविभाजन। थर्ड विधि पढ़ेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और फोर्थ है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। तो अमीबा के अंदर जनन किस विधि के द्वारा होता है? अलैंगिक विधि के द्वारा जनन, अलैंगिक विधि। जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे अपन द्विविभाजन, बाइनरी फिशन, मल्टी फ्यूजन, स्पोरोजेनेसिस, एक होता है रीजनरेशन। अमीबा में अलैंगिक विधि के अंदर अपन फर्स्ट पढ़ते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन नाम से पता चल रहा है, जो फर्स्ट अपन देखते हैं द्विविभाजन, दो भागों में विभाजन होना। द्विविभाजन यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि के अंदर जो जनन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां। अब देखो इसमें दो कंडीशन आएगी जनन के अंदर, एक तो फेवरेबल आती है, एक अनफेवरेबल आती है। फेवरेबल होता है अनुकूलन, अनफेवरेबल वो होती है जो प्रतिकूल होती है। अनुकूल नाम से पता चल रहा है जो अमीबा के लिए, जैसे टेम्परेचर है, इस प्रकार ह्यूमिडिटी है, लाइट है, ये सारी कंडीशन यदि अमीबा के अकॉर्डिंग होगी तो उसमें अमीबा में किस प्रकार का जनन होगा? द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है कि अमीबा के अंदर, अमीबा एक सिंगल सेल है, एक कोशिकीय कोशिका है। इस अमीबा में विभाजन के द्वारा एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण होगा, दो पुत्री अमीबीय कोशिका का निर्माण होता है। बहुविभाजन देखते हैं मल्टीफ्यूजन। बहुविभाजन मतलब बहुत सारे अमीबा प्राप्त होंगे। इन दोनों के अंदर कंडीशन कैसी होगी? प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अनुकूल जो कंडीशन है वो तो द्विविभाजन, जब अनुकूल कंडीशन होगी अमीबा में तब होगा द्विविभाजन, एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो बहुविभाजन और जो बीजाणुजन क्रिया है, इन दोनों विभाजन की विधियों में ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब अमीबा के अकॉर्डिंग न तो टेम्परेचर होगा, न लाइट होगी, न ह्यूमिडिटी होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग यदि इन्वायरमेंट नहीं होगा, कंडीशंस नहीं होगी, तो उस कंडीशन में अमीबा में जो विभाजन होगा वो बहुविभाजन, बीजाणुजन मेथड के द्वारा इसमें जनन की क्रिया होगी। बहुविभाजन में क्या होता है? इस विभाजन के अंदर ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। इस विभाजन में बहु नाम से पता चल रहा है, बहु मीन्स अनेक, विभाजन अनेक पुत्री अमीबा यहाँ पे प्राप्त होंगे। बहुविभाजन के अंदर क्या होता है कि अमीबा एक शिष्ट का, एक त्रिस्तरीय अमीबा एक त्रिस्तरीय पुट्टी, त्रिस्तरीय एक शिष्ट, एक पुट्टी बना लेती है जो हार्ट टाइप की होती है, त्रिस्तरीय पुट्टी बनाती है। इस त्रिस्तरीय पुट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्र के अंदर बार बार डिवीजन होगा, विभाजन होगा। विभाजन भी समसूत्री होगा। समसूत्री विभाजन के फॉर्म के अंदर इसमें केंद्र के द्वारा ये अनेक केंद्र
आगे चल के अनेक पुत्री अमीबाओं का निर्माण करते हैं। अनेक पुत्री अमीबाओं का निर्माण करते हैं, मतलब बहुविभाजन में एक सिस्ट का निर्माण होता है। इस सिस्ट में क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, और जब कंडीशन आती है फेवरेबल तो ये फट जाती है और ऐसे अनेक पुत्री अमीबा का निर्माण होता है। बीजाणुजन, बीजाणुजन क्या होता है, ये विभाजन भी प्रतिकूल इस प्रकार का जो जनन होता है ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, मतलब जब अमीबा के अकॉर्डिंग परिस्थितियां नहीं होगी तब जो जनन होगा वो होगा बीजाणुजन। इस बीजाणुजन के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है, अमीबा की जो केंद्र कला है, केंद्र के चारों तरफ जो केंद्र कला है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, नष्ट हो जाती है। केंद्र कला के फटने से केंद्र में क्या है, क्रोमेटिन कण, ये क्रोमेटिन कण बिखर जाते हैं और दो दो या तीन तीन के ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर ये क्रोमेटिन कण अपने चारों तरफ केंद्र कला का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अनेक छोटे छोटे स्पोर्स बीजाणु के रूप में पुत्री अमीबाओं का आगे चलकर निर्माण होता है, इसलिए कहा जाता है बीजाणुजन। बीजाणुजन में क्या होता है कि जो केंद्र कला है वो फट जाती है, जिससे केंद्र में क्या है, क्रोमेटिन कण, ये क्रोमेटिन कण बाहर फ्री हो जाएंगे, दो दो या तीन तीन के ग्रुप के अंदर ये अपने चारों तरफ जीव द्रव्य कला का निर्माण कर लेते हैं, जो आगे चलकर पुत्री अमीबाओं का निर्माण करते हैं। फिर फोर्थ जनन होता है पुनरुद्भवन। नाम से पता चल रहा है कि पुनः रुद्भवन, जनरेट, पुनः बनने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। अमीबा होता है, इसमें रीजनरेशन, पुनः बनने की क्षमता वो ज्यादा पाई जाती है, वो भी किसके अंदर, जीव द्रव्य कला में। किस पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है रीजनरेशन, कि जो अमीबा होता है, इस अमीबा के जब टुकड़े हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उन टुकड़ों के अंदर यदि केंद्र का कोई अंश रह जाता है, तो केंद्र का यदि अंश है तो वो पार्ट किसका निर्माण कर लेता है, नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार अमीबा में जनन की क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जनन एक ही प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी कितने टाइप से होता है, 4 टाइप से है। फर्स्ट है द्विविभाजन, बहुविभाजन, बीजाणुजन और पुनरुद्भवन। द्विविभाजन होता है, नाम से पता चल रहा है 1 से 2 बनेगी, किसमें, अनुकूल परिस्थितियों में जब फेवरेबल कंडीशन होगी। बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होगी, इसमें एक सिस्ट बनती है, त्रिस्तरीय पुट्टी बनती है। इस पुट्टी के अंदर केंद्र की लगातार डिवीजन करके नई पुत्री अमीबा का निर्माण करता है। बीजाणुजन में इसमें केंद्र कला फट जाती है, क्रोमेटिन बाहर आ जाते हैं, 2-2, 3-3 के ग्रुप के अंदर ये जीव द्रव्य कला का निर्माण करते हैं, जो आगे चल के स्पोर के रूप में नई अमीबा का निर्माण करते हैं। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है कि अमीबा का कोई भी पार्ट यदि अमीबा से कट जाता है, सेपरेट हो जाता है, यदि उसमें केंद्र का कोई अंश रह जाता है तो आगे चलकर ये नए अमीबा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यहाँ अमीबा एनिमल्स है वो अपना कंप्लीट होता है। जहां से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ से नोट करवाया। आगे अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपना टॉपिक रहेगा वो है कॉकरोच एनिमल्स।